हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। अपने सपने को पूरा करने की दौड़ में उतरे हुए हमारे सभी एस्पिरेंट्स का पैशन एजुकेशन चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इस जर्नी के अंदर आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे से ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। 2025 का ये ईयर शुरू हो चुका है। अब हम ही के मंथ में पहुंच चुके हैं, मुझे कहना चाहिए। काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स हो चुकी है, हो रही है और आगे भी एज़ पर कैलेंडर होती रहेगी। और आपके उन सपनों को साकार करने में, आपके उन सपनों को साकार करने के लिए, आपकी जर्नी के अंदर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करने के लिए पैशन एजुकेशन चैनल आपके साथ में है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आज से MPPCS के PYQs को। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो क्लास 1 टू लेवल के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराई जाती है, आप सभी जानते हैं। ऐसे जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए PYQs का कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एक तो ये आपको बताते हैं कि कौन सी एरियाज़ का कितना वेटेज होना चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम की तरफ, किसी सब्जेक्ट की तरफ। और दूसरी ही साथ आपको क्लियर कर देते हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर भी कितने डेप्थ में जाके आपको पढ़ाई करनी है। और बात जब क्लास 1 टू लेवल की, बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स की बात हो जाती है ना दोस्तों, तो हमें इन PYQs को सिर्फ रेफ़र नहीं करना है, सिर्फ एक अप्रोच नहीं ढूंढनी है, सॉल्व करना है, डिटेल में सॉल्व करना है। और इस चैनल पर मैंने जितने भी PYQs की शुरुआत की है, ठीक है, जितने भी स्टेट वाइज, तो यहाँ पे जो मैं MPPCS के PYQs को कवर करने वाली हूँ, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब जब हम एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो सिर्फ उसके आंसर या हम ये एरिया तय नहीं कर रहे होंगे, बट कि उससे ज़्यादा डेप्थ में जा कर के उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे, ताकि उस क्वेश्चन से या उस कॉन्सेप्ट से अगर दोबारा कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसको बिना हिचकिचाहट के बड़े ही आराम से टैकल कर सकें और अपने वो पॉइंट्स ज़रूर से लेकर के आएँ। आशा करती हूँ मेरी इस नई शुरुआत में आप सभी जिस तरीके से पैशन एजुकेशन चैनल पे अपना प्यार साथ बरसाते आए हैं वैसे देंगे, और अपने अन्य मित्रों तक, अपने नए जो दूसरे एक्सपीरियंस हैं जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचाएंगे, ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो सके। बट इट इज़ नॉट जस्ट फॉर पब्लिसिटी या फिर कि सब्सक्राइबर बढ़ाना, व्यूज़ बढ़ाना है, सिर्फ इसलिए ही नहीं। पहले आप देखिए, आप डिसाइड कीजिए वेदर इट इज़ बीइंग हेल्पफुल टू यू और नॉट, एंड देन इफ़ यू कंसिडर इट, सो प्लीज़ गो एंड शेयर इट। ठीक है, अभी तो शुरू करते हैं हमारी सीरीज़ को। ढेर सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों। श्री गणेश करते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप्रोच के साथ। क्वेश्चन स्टार्ट करूँ उसके पहले कुछ दो तीन चीज़ें, कुछ दो तीन जो लाइन्स हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम इतने बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते तो एक जो चीज़ हमारे दिमाग में आ जाती है, बड़ा है, टफ़ है, तो सबसे पहले तो आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं तो अपने दिमाग से निकालनी होगी, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना भी टफ़ हो, बच्चे निकाल रहे हैं, सब कोई कर रहा है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआती दौर में हर चीज़ हमें टफ़ लगेगी। पहले जब हम मैथ सीख रहे थे तब एडिशन ही टफ़ लग रहा था, बट अभी तक आप कहाँ तक पहुँच चुके होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से जिन भी चीज़ों की आप शुरुआत करेंगे वो टफ़ लगेगा, बट इट इज़ पॉसिबल टू डू। और जितने भी बच्चे ये PCS लेवल के एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, MPPCS एग्ज़ाम में बैठने का सोच रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, मैं सबसे पहले उन लोगों को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि पहले तो आपने एक इतना अच्छा स्टेप लिया है, अपने लिए अच्छा ड्रीम सोचा है, कुछ इतना बड़ा हासिल करने का, एक सोसाइटी को कुछ देने का सोचा है, तो वहाँ ही आपको शाबाशी मिलनी चाहिए। आप इतनी मेहनत करने का ज़िम्मा लिए हैं, बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये जिस जर्नी पे आप चल रहे हैं वहाँ भी चैलेंजेस भी होंगे, फेलियर्स भी होंगे, बट आपको याद रखना है
और अपने ही उन एक्सपीरियंस को याद करना है जहाँ पे आपने देखा है आप बचपन में या अभी भी कभी आप बीमार पड़ जाते हैं, या फिर मान लीजिए किसी को पैरों में चोट आ गई, कुछ 20 दिन का ऐसे कुछ बेड रेस्ट मिल गया, तो उस दौरान में आपकी जो मन की स्थिति होती है ना, पता है क्या होती है? क्योंकि आप 20 दिन से बेड रेस्ट पे हैं, चल ही नहीं हैं, तो आपको ऐसा होता है, अब भले ही आप पिछले अपने सालों में अपने रनिंग वनिंग कुछ नहीं की है, और जब आप 20 दिन के उस बेड रेस्ट पे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अब बस भगवान मेरे पैरों को ठीक कर दें, इसके बाद तो ना मैं पक्का क्या क्या करूँगी, चलूँगी फिरूँगी रनिंग करूँगी, खूब ध्यान रखेंगे अपना, ये चीज़ें मन में आती है। आप भले ही आगे के सालों में रनिंग का आपने क्या वो जॉगिंग करने भी नहीं गए हो, और जब आप वो 20 दिन के रेस्ट पे होते हैं ना, तो आप याद कीजिएगा ये चीज़ें, तब आपको ऐसा लगता है अरे यार कब उठेंगे, कब चलना शुरू करेंगे। आप शायद अपनी डेली एक्टिविटीज़ को नोट करते भी हो या ना करते हो कि आप कितना चलते थे, कितना, हाँ बस ऊपर से नीचे आ जाते थे, कमरे से बाहर निकल जाते थे, शायद आप इस मोशन में चल रहे हो, बट जब आप बिस्तर पे पड़े होते हो 20 दिन के लिए, इतने लंबे टाइम के लिए, तब आपको ऐसा लगता है कि बस एक बार ठीक हो जाओ, उठना है और उसके बाद चलना है, दौड़ना है, भागना है, ये करना है, वो आपके दिमाग में आता है। ठीक उसी तरीके से जब डॉक्टर किसी चीज़ से परहेज़ करने को कहता है ना, या कहता है कि अभी आपको सिर्फ खिचड़ी ही खानी है, तब आपका और भी ज़्यादा मन करता है कि अरे कुछ और चटपटा खाने को मिल जाए, क्या मज़ा आ जाएगा, कब खाऊंगी, कब खाने को मिलेगा। मैं ये जो एग्ज़ाम्पल है ना इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप सब इससे बड़ी आसानी से कोरिलेट कर लेंगे, और ये जो बीमार होना है, खिचड़ी खाने वाला, ये सिनेरियो ना हर किसी के साथ हुआ ही होगा। ठीक है, वो 20 दिन वाला ना हुआ हो तो, बट ये तो हुआ ही होगा कि हम बीमार पड़ रहे हैं और हमें ऐसा हो रहा है कि यार खिचड़ी खानी पड़ रही है, अब कब जल्दी ठीक हो और कब वो खाना खाएं, कब वो रोटी सब्ज़ी खाएं, तो तब उस चीज़ की चाहत कितनी बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप? मैं बात उस चाहत की कर रही हूँ। यहाँ पे तवज्जो ना आपको एक्सीडेंट, ना खिचड़ी, ना टेस्टी खाने को देना है, आपकी चाहत उस टाइम पे कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं, है ना? यही है जो काम करता है उस टाइम पे। ठीक उसी तरीके से जब आप फेल होते हैं ना कहीं पे, जब फेलियर से आप टकराते हैं ना, तो उस चीज़ से निकलने का, सक्सेस पाने का, चीज़ें साबित करने का इच्छा जो होता है ना, वो और ज़्यादा गहरा होता है, और भी ज़्यादा गहरी हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो फेलियर है ना, वो ठीक उसी तरीके से है जब वो खिचड़ी खाने वाला पीरियड आपके लिए होता है, या 20 दिन का बेड रेस्ट वाला पीरियड होता है, जब आप सोच रहे होते हैं कि बस एक मौका और अपना बेस्ट दे करके सब कुछ करना है। तो ये फेलियर ही वो चीज़ है जो आपके मन में वो चाहत को और स्ट्रॉन्ग करता है, अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने का और अपना और भी बेस्ट देने का। तो फेलियर से घबराइएगा मत दोस्तों। आप सब ने इतने इतने बड़े पैमाने पे जा कर के मेहनत करने का सोचा है, तो चाहे कोई भी चैलेंजेस आ जाए, भले वो फेलियर के रूप में क्यों ना हो, यू हैव टू डू इट। ठीक है, तो फिर पैशन एजुकेशन के चैनल के साथ हम साथ मिल करके करेंगे। चलिए आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, शुभ शुरुआत करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं MBBS का प्रीलिम्स का 2024 का पेपर। आपके पास अवेलेबल हो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन सब कुछ दे रही हूँ। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, जो पहली बार ऐसा सोच रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ह्यूमन बीइंग डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम इज ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम, B डाउन सिंड्रोम, C सुपर फीमेल सिंड्रोम एंड D क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है B
डाउन सिंड्रोम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में जा कर के समझेंगे उसके सॉल्यूशन को। तो आइए दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। सो डाउन सिंड्रोम इज़ नेम्ड आफ्टर द फिजिशियन लैंगडॉन डाउन हु फर्स्ट ऑब्जर्व दिस कंडीशन। तो इस सिंड्रोम का नाम इन फिजिशियन लैंगडॉन डाउन के नाम पर से रखा गया है, जिन्होंने पहली बार इस कंडीशन को ऑब्जर्व किया था। अब आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये डाउन सिंड्रोम क्या है, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। सो इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। तो ये किसके वजह से होता है? प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21। दिस एक्स्ट्रा कॉपी चेंजेस हाउ a baby's body and brain develop. It can cause both abnormal mental and physical development during their lifetime. तो ये जो डाउन सिंड्रोम है ये एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम 21 है उसके एक्स्ट्रा होने की वजह से, प्रेजेंट होने की वजह से होता है, और ये अफेक्ट करता है कि किस तरीके से जो बेबी की बॉडी और उनका ब्रेन है वो डेवलप होगा, और उसी के कारण एबनॉर्मल मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट भी देखने को मिल सकती है। डाउन सिंड्रोम इज़ ऑल्सो ड्यू टू ट्रांसलोकेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम। तो ये भी एक अलग से ये भी कारण हो सकता है कि जहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्रोमोसोम का जो पार्ट है वो ट्रांसलोकेट यानी दूसरे क्रोमोसोम के पार्ट में लोकेट हो गया है, इसकी वजह से भी डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है जो कॉन्सेप्ट है डाउन सिंड्रोम का, दैट इज़ इट हैपन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21। It is one of the leading causes of genetic disorder around the world. It is mostly not inherited. याद रखिएगा ये इनहेरिटेड नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर ये इनहेरिटेड नहीं ही होता है। इनहेरिटेड किसे कहेंगे? यानी आपको वार्षिक में, यानी अपने माता पिता से जो बीमारी प्राप्त होती जा रही है, ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है ये? एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऐसे ही अगर आपको पूछ लिया जाता है कि डाउन सिंड्रोम के बारे में दिए गए हुए नीचे के जो विकल्प हैं, जो तथ्य दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है, तो ये चीज़ें आ सकती है कि क्या वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, किस तरीके का डिसऑर्डर है। याद रखना है आपको, वो एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है दोस्तों। It is a chromosomal disorder caused by abnormal cell division. There is no cure. ये याद रखना है आपको, there is no cure. Only the quality of life can be improved by taking extra care. तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन का जो सही करेक्ट ऑप्शन था, दैट इज़ डाउन सिंड्रोम, उसको डिस्कस कर लिया। पर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप है हमारी पैशन एजुकेशन के चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हम बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं आपकी पढ़ाई को लेकर के, आपके सिलेक्शन को लेकर के। हमारी थोड़ी सी योगदान से आपका जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सो दोस्तों यहाँ पे हम बाकी के जो सिंड्रोम के बारे में ऑप्शन में दिया है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कभी एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि अगर यही इधर इधर कहीं से ही क्वेश्चन बने, ऑप्शन में से ही बने, तो आप उनको करेक्ट ना कर पाएँ। वो गलती इस बड़े लेवल के एग्ज़ाम में तो नहीं होनी चाहिए। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन फीमेल्स। तो ये किस में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, ये फीमेल्स में पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन फीमेल। जो हमने आगे डाउन सिंड्रोम देखा वो मेल फीमेल किसी में भी हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर and is found in female, caused by missing or partially missing X chromosome, leading to various physical and developmental challenges. यानी X क्रोमोसोम मिसिंग होने की वजह से जो सिंड्रोम जो देखने को मिलता है उसे कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ शॉर्ट स्टैच्योर, वेब्ड नेक, इनफर्टिलिटी एंड अदर एबनॉर्मलिटीज़। तो ये बताया गया है कि जिनमें ये देखने को मिलता है, ये टर्नर सिंड्रोम जिन फीमेल्स में होता है उनके अंदर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकती है। ये भी क्योरेबल नहीं है। हार्मोन थेरेपी और अदर ट्रीटमेंट के द्वारा इसके सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्प की जा सकती है। ध्यान में रखिएगा, जितने भी हमने जेनेटिक डिसऑर्डर देखें वो क्योरेबल नहीं हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सुपर फीमेल सिंड्रोम के बारे में। सुपर फीमेल सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। ध्यान में रखिएगा, इसका दूसरा नाम ट्रिपल एक्स सिंड्रोम भी है। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम और ट्रिसोमी एक्स
is a genetic condition where a female has 3x क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ यूजुअली 2। तो जब आप 10th क्लास में होंगे, आपने अपनी NCERT फॉलो की होगी, आपने देखा होगा, उसमें पढ़ा होगा कि बेबी बॉय के लिए एक्स और वाई क्रोमोसोम की ज़रूरत होती है एंड फीमेल के लिए एक्स और एक्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ सुपर फीमेल सिंड्रोम के अंदर क्या बताया जा रहा है, एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो फीमेल्स में पाया जाता है। ठीक है, पहले तो वो याद रखना ये फीमेल्स में ही होगा। किस वजह से, अ फीमेल हैज़ 3x क्रोमोसोम, यानी 2 होने चाहिए थे बट कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। सो ये जब 3 हो जाएगा तो उसे कहा जाएगा सुपर फीमेल सिंड्रोम। इट इज़ रिलेटिवली कॉमन अफेक्टिंग, क्लियर कर लेते हैं इसे। इट इज़ रिलेटिवली कॉमन affecting about 1 in 1000 female, while some individuals with triple X syndrome may experience mild symptoms like developmental delay or learning difficulties. Many exhibit no noticeable symptom and live normal lives. तो यानी कितने लोगों के अंदर ये बहुत ही रेयर डिजीज़ है। ठीक है, 1000 फीमेल में से किसी एक को देखने को मिलता है, और कुछ लोगों को माइल्ड जो सिम्टम्स है वो देखे जा सकते हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल के अंदर कुछ डिले हो रहा है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, कुछ चीज़ें सीखने में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो वैसे सारे सिम्टम देखने को मिल सकता है। और कुछ लोगों में आपको कुछ भी सिम्टम ना देखने को मिले, ये चीज़ें भी पाई जाती है। चलिए दोस्तों, आगे आ जाते हैं क्लैनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। क्लैनफिल्टर सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक कंडीशन वेयर मेल्स, ध्यान में रखिएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मेल्स में पाया जाता है, हैव 1 और मोर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, टिपिकली एन XXY क्रोमोसोम पैटर्न इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड XY। इट अफेक्ट्स फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। अभी हमने बात की कि जब बेबी बॉय बॉर्न हो तो उसके लिए एक्स और वाई क्रोमोसोम चाहिए होता है, पर जब यही मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम है जो ज़्यादा पाया जाने लगता है, जब ज़्यादा पाया जाने लगता है एक्स एक्स, ठीक है, वाई, इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एक एक्स होना चाहिए था वो क्रोमोसोम वो ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसकी वजह से क्लैनफिल्टर सिंड्रोम देखने को मिलता है। होप जितने भी सिंड्रोम हमने डिस्कस किए हैं आपको क्लियर होंगे। कंडीशन याद रखिएगा कि किस सिंड्रोम को, कौन से सिंड्रोम कब होने के चांसेस होते हैं। Coming to our question number 2, National Health Policy 2017 identified coordinated action on several priority area for improving the health. Which option is not included under the 7 priority area? तो यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के बारे में, जहाँ कहा जा रहा है कि कौन से 7 एरियाज़ हैं जो फोकस किए गए थे, 7 प्रायोरिटी एरिया लिए गए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है नहीं है, इनमें से कौन सा 7 प्रायोरिटी एरिया में नहीं आता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, आपको नोट बहुत ही ध्यान से मार्क कर देना अपने पेपर के अंदर। स्वच्छ भारत अभियान, यात्री सुरक्षा, निर्भया नारी, अन्नपूर्णा स्कीम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, अन्नपूर्णा स्कीम। देख लेते हैं दोस्तों कौन सी 7 जो प्रायोरिटी एरिया है वो कवर किए गए थे। तो सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान आ जाता है, सेकेंडली बैलेंस हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, thirdly addressing tobacco, alcohol and substance abuse, फिर रहा यात्री सुरक्षा, उसी के साथ साथ निर्भया नारी, then reduce stress and improved safety in the workplace, एंड लास्टली रिड्यूसिंग इंडोर एंड आउटडोर एयर पॉल्यूशन। तो ये वो 7 एरियाज़ हैं, प्रायोरिटीज़ एरिया हैं जिनके ऊपर नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत काम करने के लिए विचार किया गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच पल्स कॉजेज लथारिज्म व्हेन कंज्यूम्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो यहाँ पे खेसरी दाल, घना दाल, मूंग दाल, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, खेसरी दाल। सो डिस्कस कर लेते हैं, ये जो लथारिज्म डिजीज़ है ये एक तरीके की रिवर्सिबल और नॉन प्रोग्रेसिव डिजीज़ है विच मेक्स डिकेंडेंस इन द स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ कॉज्ड बाई खेसरी दाल। Mostly Latharism occurs highly in males than in female and recovery does not easily occur. It is a paralytic disease that occur in the lower limbs. So Latharism जो एक डिजीज़ है ये बहुत ही irreversible यानी
अगर मतलब हो जाती है तो मतलब नामुश्किल मतलब नामुमकिन के बराबर है कि उनको वापस से रिकवर किया जा सके। मेल्स के अंदर ज़्यादातर पाई जाती है, एक पैरालिटिक कंडीशन है जो कि लोअर लिम्स में देखा जाता है। किसके वजह से होती है? बाय द कंजप्शन ऑफ केसरी दाल। तो यहाँ पे पल्सेस लाइक मूंग, ब्लैक ग्राम, स्प्लिट पल्सेस और ग्राम फ्लोर आर अडल्टरेटेड। ठीक है, अडल्टरेशन किया जाता है इन सभी दालों का, जिसके अंदर they form a kind of केसरी pulse. It is harmful to consume because it causes lethargism, a paralysis disease. Lethargism develops only when the consumption of dal is high, and also when the diet does not contain the required amount of cereals and is used in लॉन्ग टर्म। सो आप समझ गए होंगे ये लथारिज्म किस तरीके की जो पैरालिटिकल कंडीशन है जो केसरी दाल की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 4 इन 2017 विच सैटेलाइट launch vehicle of ISRO successfully launched 104 satellites in a single flight। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, दैट इज PSLV C-37। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लॉन्च व्हीकल के बारे में। दोस्तों, लॉन्च व्हीकल किसे कहा जाता है? अ लॉन्च व्हीकल इज अ रॉकेट पावर्ड व्हीकल दैट ट्रांसपोर्ट अ स्पेसक्राफ्ट बियॉन्ड द अर्थ एटमोसफियर इधर इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ और टू द अनदर डेस्टिनेशन इन आउटर स्पेस। तो हमारी जो स्पेस में है, जो ऑब्जेक्ट हम लेकर के जाना चाहते हैं, जो बॉडी हम लेकर के जाना चाहते हैं, वो ऐसे ही तो नहीं जाएगा ना। आप अगर पैसेंजर है तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीकल चाहिए होता है। उसी तरीके से जो सैटेलाइट हम यहाँ से पहुँचाना चाहते हैं उसको ले जाने के लिए जो होते हैं वो लॉन्च व्हीकल होते हैं। ठीक है, सो उसी तरीके का एक लॉन्च व्हीकल है PSLV। इट इज़ इंडियाज़ थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ध्यान में रखिएगा, ये इंडिया का थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च इन अक्टूबर 1994। तो 1994 में इसको लॉन्च किया गया था। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू हैव लिक्विड स्टेजेस। जब ये ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये नोट कर लेना है अपने नोट्स में। इट इज़ अ 4 स्टेज व्हीकल, 4 स्टेज व्हीकल है विथ मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटीज़ एंड मल्टीपल ऑर्बिट कैपेबिलिटीज़। यानी एक ही बार में ये बहुत सारी सैटेलाइट्स और अलग अलग ऑर्बिट्स में ये डालने के लिए कैपेबल है, पहुंचाने के लिए कैपेबल है। सॉरी, कहीं कहीं जगह पे ना टर्म्स थोड़ी इधर उधर हो जाते हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, ड्यू टू PSLV's unmatched reliability, numerous satellites including satellite from the IRNSS constellation have been launched into geosynchronous and the GEO. Thus it is regarded as the workhorse of ISRO for low Earth orbits। ये क्वेश्चन इस तरीके के एग्ज़ाम्स में बन जाते हैं कि इसरो के द्वारा किसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है। तो लो अर्थ ऑर्बिट्स तक सैटेलाइट्स पहुंचाने के लिए, अपने डायनेमिक काम के लिए PSLV को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है। पेलोड कैपेसिटी ध्यान में रख लेते हैं दोस्तों। इट कैन कैरी अप टू 1750 किलोग्राम ऑफ पेलोड टू 600 किलोमीटर altitude sun synchronous polar orbit। Numerous Indian and foreign customer satellites have been launched by PSLV। It successfully launched Chandrayaan-1 in 2008 and Mars Orbiter spacecraft in 2013। ये हमारे बहुत ही बड़े बड़े मिशन हैं जो PSLV के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों, इसी क्वेश्चन के अंदर हम GSLV के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये 4th जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। हमने PSLV देखा 3rd जनरेशन, GSLV 4th जनरेशन है। दैट इज डेजिग्नेटेड टू प्लेस कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट यूजिंग अ क्रायोजेनिक 3rd स्टेज। हमने आगे देखा था कि जो PSLV है वो पहला ऐसा लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेज है। यहाँ पे क्रायोजेनिक स्टेज रखा गया है GSLV के अंदर। इट वॉज यूज फॉर लॉन्चिंग चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग में GSLV का यूज़ किया गया था। ये 3 स्टेज व्हीकल है। आपने PSLV में देखा ये वो 4 स्टेज था, ये 3 स्टेज है। दोस्तों, इसी के तरीके से यहाँ पे जब आप प्रीलिम्स के टॉपिक्स कवर करते हैं तो वो आपको मेंस में भी हेल्पफुल हो जाते हैं। कई बार एग्ज़ाम्स में, UPSC में भी डिफरेंस बिटवीन PSLV एंड GSLV पूछ लिया गया। ठीक है, तो वहाँ पे आप अगर मेंस के टाइम पे ही बहुत इन चीज़ों को नोट करके अच्छे तरीके से रिवाइज करते चलते हैं तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे और मेंस में भी हेल्प करेंगे। सो इट इज़ अ 3 स्टेज व्हीकल विथ 4 liquid star ones। Initially cryogenic stages from
रशियन जीके वर यूज, लेटर इट वाज डेवलप्ड इंडिजिनसली। तो जो क्रायोजेनिक स्टेज था पहले रशिया से मंगाया जाता था, बट बाद में हम उसे इंडिजिनसली ही प्रोड्यूस करते हैं। GSLV इज कैपेबल ऑफ प्लेसिंग अप टू 6 टन ऑफ पेलोड्स इन लो अर्थ ऑर्बिट्स फ्रॉम हैवी सैटेलाइट टू मल्टीपल स्मॉलर सैटेलाइट। कमिंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 5, ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन। तो ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो किस तरीके से मेजर की जाती है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, दैट इज डॉप्सन यूनिट के द्वारा मेजर की जाती है। दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन जो है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर इसे केमिकली किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, O3 करके लिखा जाता है, ठीक है। सो इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ओजोन क्या है? एक गैस है दैट अगर बोथ कहाँ कहाँ पाया जाता है? अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में, यानी कि अपर एटमॉस्फेयर एंड प्लस एट ग्राउंड लेवल, ठीक है। और उसी तरीके से कहा जा रहा है कि ओजोन को गुड और बैड की डेजिग्नेशन दी जाती है। तो ये गुड और बैड क्यों कहा जाता है ओजोन को? उसकी जो प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस कहाँ है अर्थ पे, जो उसकी प्रेजेंस है, उसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो गुड कंसिडर किया जाएगा या बैड। ओजोन occurs in 2 layers of atmosphere. The layer closest to the earth's surface is troposphere. तो आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर चुके हो जियोग्राफी की तो आपको पता होगा सबसे पहले जो आ जाता है लेयर होता है वो ट्रोपोस्फियर होता है, और उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तो पहले जो आता है ट्रोपोस्फियर, वहाँ पे जब ओजोन पाया जाता है ग्राउंड लेवल पे तो उसे कहा जाता है, उसे बैड कंसिडर किया जाता है, वो पॉइजनस हो सकता है आपके लिए, ठीक है। क्रॉप्स डैमेज कर देता है, ट्री वगैरह वेजिटेशन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है ब्रीथ करने के लिए। बट उसी टाइम पे, एक मिनट इसे इरेज कर लेते हैं, उसी टाइम पे इट इज़ अ मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ अर्बन स्मोक। ट्रोपोस्फियर जनरली एक्सटेंड टू अ लेवल अबाउट 6 miles अप वेर इट मीट्स द सेकेंड लेयर, द स्ट्रेटोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर के बाद जो दूसरी आ जाती है लेयर वो है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर कहा जाता है कि जो ओजोन है उसको गुड ओजोन की उपाधि दी जाती है। अब यहाँ पे ये गुड ओजोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो सन रेज है, सन रेज जो यूवी रेस है, सन से आ रही जो यूवी रेस होती है वो उसे ओजोन लेयर क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है, जिसकी वजह से वो हार्मफुल यूवी रेस पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। तो ध्यान में रखिएगा, ओजोन लेयर अगर ट्रोपोस्फियर में हो तो उसे बैड, और अगर वो स्ट्रेटोस्फियर में हो तो उसे गुड कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रेट इन अ ह्यूमन बॉडी इज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों बी, दैट इज 7। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन टू प्लैनेट मार्स वॉज लॉन्च्ड सक्सेसफुली। तो इंडिया ने पहली बार कब इंटरप्लेनेटरी मिशन मार्स के लिए लॉन्च किया था? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, दैट इज 2013। इंडियाज मेडन इंटरप्लेनेटरी मिशन द मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मॉम के नाम से भी जाना जाता है और मंगलयान के तौर पे भी जाना जाता है, ये एक बड़ा ही मेजर माइलस्टोन था हमारे स्पेस प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पे हम अर्थ के अलावा दूसरे किसी ग्रह के लिए सैटेलाइट जो है हमारा, व्हीकल जो है हमारा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे थे। लॉन्च इन नवंबर 2013 बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मंगलयान क्रिएटेड हिस्ट्री बाय सक्सेसफुली एंटरिंग मार्स ऑर्बिट ऑन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। मंगलयान was launched abroad a पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ध्यान में रखिएगा, हम वैसे तो आगे के PSLV के बारे में डिस्कस करते हुए देख चुके थे कि चंद्रयान 1 और मॉम्स मिशन यानी मंगलयान मिशन को जो अंजाम देने वाला लॉन्च व्हीकल था वो PSLV था। तो यहाँ पे PSLV C-25 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कब जो ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अधिनियम है ये पास कराया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1974 डी। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू SDG इंडिया इंडेक्स 2018 SDG 1, 2 एंड 9 रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे आपको बड़े ही आराम से SDG 1, 2 और 9 का नंबर दे दिया गया है और आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है।
अब यहाँ पे दोस्तों मैंने डायरेक्ट इसको आंसर लिखने की जगह आपको मैं लेके चलती हूँ सारी एसडीजीज़ की तरफ। अगर इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है और फिर भी आप इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ ये ज़रूर से एक्सेप्ट कर लीजिएगा, है ना। एक्सेप्ट करने में देरी मत कीजिएगा, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि हम कहीं ना कहीं प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ना, ये आपके लिए मतलब ऐसा था कि लो हैंगिंग फ्रूट था आपके लिए, जो आपको कैच कर लेना था और ये पॉइंट को ले करके आना था। एसटीजी उसमें भी कुछ बहुत डीप में नहीं, सिर्फ इतना पूछा गया है 1, 2 और 9 बताइए कौन से हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो एसडीजी के बारे में बताया जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसे कहा जाता है। दोस्तों समझते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहा जाता है। Development which meet the need of a present without compromising the ability of a future generation to meet their own needs। तो एक ऐसी डेवलपमेंट, एक ऐसी विकास की प्रक्रिया जहाँ पे हम जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, ठीक है, उनकी नीड को सेटिस्फाई तो करते हैं, बिना जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनकी नीड को हैम्पर किए बिना। ठीक है, तो इसी तरीके के जो डेवलपमेंट है, जो विकास करने के अप्रोच है, उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी आप किसी भी चीज़ का उपयोग बड़े जुडिशियल मैनर पे कीजिए। अगर आप जुडिशियल तरीके से कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइड है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज गिवन बाई ब्रूटलैंड कमीशन इन इट्स रिपोर्ट ऑन आवर common future 1987। To bring sustainable development in the mainstream, United Nations launched the 2030 Agenda for Sustainable Development and SDGs। दोस्तों क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, तो जितनी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एनवायरनमेंट से जो टॉपिक है, जो ग्रीन हाउस गैस प्लस एसडीजीज़, ये सारे कवर करके जाने हैं। बिकॉज हम एक ऐसे दौर में चल रहे हैं जहाँ पे क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिसके ऊपर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनने के चांसेस हमेशा ही रहेंगे। सो डू प्रिपेयर इट वेल। This universal, integrated, and transformative agenda aims to spur action that will end poverty and build a more sustainable world over the next 15 years. There are 17 goals जो SDG तय किए गए हैं 2030 तक अचीव करने हैं। उसमें 17 गोल्स हैं एंड 169 टारगेट्स। ऐसे कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी पूछ ली जाती है, आप याद रख सकते हैं इन चीज़ों को कि 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट है जो कि 2030 तक अचीव करना है। Reaching the goals require action on all fronts, that is government, business, civil society, people, everywhere, and all have to play a role। SDGs आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। जो SDG है ना, वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। यानी लीगली बाइंडिंग किसे कहा जाता है, अगर आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे देखिए, हमारे देश में कोई कानून बनाया गया और आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको सज़ा कर दी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये था कि वो लीगली बाइंडिंग था, आपने उसे फॉलो नहीं किया, इससे आपको सज़ा दी जा रही है। जो SDGs हैं ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। अब यहाँ पे मैंने आपको सारे ही SDG प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको एक काम करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और लिख करके याद कर लेना है, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं दोस्तों, जब आप अपने मेंस में आंसर राइटिंग पे जाएंगे ना, दिस SDGs वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो याद रख लीजिए, SDG 1 हमारा हो जाता है नो पॉवर्टी, SDG 2 ज़ीरो हंगर, SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 4 क्वालिटी एजुकेशन, 5 जेंडर इक्वालिटी, 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 reduced inequalities, 11 sustainable cities and communities, 12 responsible consumption and production, 13 climate action, 14 life below water, 15 life online, 16 peace, justice and strong institutions, 17 partnership for goal। दोस्तों जिस भी तरीके से हो सके, अब आपको कुछ ट्रिक अपनानी है, कुछ इस तरीके से हम याद रखेंगे इस 17 SDG को, ठीक है, किसी भी तरीके से, बट याद रख लीजिए। मेरा कंसर्न वो है कि आप याद रख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपको इससे, ठीक है। हाँ, तो हमने उसका आंसर नहीं लिखा था, तो पहले का है नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन ए है, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो है ए, टिक मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन 9 का जो आपका आंसर है वो ए हो जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10, इन द aquatic ecosystem of a pond, which of the following component is represented by fungi, bacteria and flagellates? सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी, डीकम्पोजर। दोस्तों हम समझ लेते हैं डीकम्पोजर किन्हें कहा जाता है। सो ये जो डीकम्पोजर होते हैं, दे आर ऑर्गेनिज्म दैट डीकम्पोज और ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपलर फॉर्म इन अ डेड बॉडी, and the process of breakdown of complex compound into simpler compound refers to decomposition। अब देखिए एक बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगी। आप केला खाते हैं और उसके छिलके को आपने मान लीजिए फेंक दिया, और एक दो दिन बाद ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा उसे, बड़ा ही जो छिलका बड़ा ही ताज़ा तगड़ा सा था, हरा भरा सा था, वो आपको 2 दिन के बाद बड़ा मुरझाया हुआ सिकुड़ा सा काला पड़ा सा दिखाई देगा। ठीक है, वो किन प्रोसेस की वजह से होता है? वो डीकम्पोजिशन की प्रोसेस की वजह से वो उस परिस्थिति में पहुंच चुका है, और उसको इस परिस्थिति में पहुंचाने वाले जो तत्व हैं उन्हें कहा जाता है डीकम्पोजर। सो डीकम्पोजर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को बड़े ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। Decomposer are reducer or saprophytic, which means they live in a dead body and acquire nourishment from feeding decaying organic matter। तो saprophytic nutrition ये आपने पढ़ा होगा, है ना। ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ही बेसिक चीज़ें जो आपने क्लास में बेसिक 6, 7, 8, 9 में पढ़ रखा हुआ है। saprophytic जो आपका न्यूट्रिशन का एक तरीका है जहाँ पे डेड बॉडी से नरिशमेंट ली जाती है, ठीक है। तो उन्हीं को कहा जाता है डीकम्पोजर, जो किसी डेड बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने नरिशमेंट के लिए। दे इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो डिकम्पोजर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, अर्थवर्म एक्सेट्रा। ये अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसे ब्रेक डाउन कर सके सिंपल फॉर्म में। दोस्तों इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे आज के सेशन का अंत होता है। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से मैं आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराती रहूँगी। आधा घंटा हो चुका है। आई विश कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका आधा घंटा सार्थक जाए, आपको लगे कि हाँ हम कोई ऐसे ही वीडियो देखते, मतलब एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से। आप जब फ़ोन लेते हैं उसकी जगह पे हमने PYQs देख लिया, सॉल्व कर लिया, तो सिर्फ PYQs 10 PYQ नहीं, उसके साथ साथ और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मैं आशा करती हूँ जिस पर्पज़ से मैंने इसको बनाया है वो सार्थक होगा। आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर से हिट कीजिएगा। कोई डाउट रहे, कुछ पूछना हो, आपकी वेल विशेष देनी हो तो कमेंट कीजिएगा, और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।